जय हिंद दोस्तों। A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के हाजिर हो गए हैं। आज की क्लास में आपको केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एरोमेटिक यौगिक। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो बनने के चांसेस होते हैं। तो इन 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम 51 से लेकर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करीब 20 क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे और इसके आने वाली नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को CHCl3 तथा एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ गर्म करने पर दुर्गंध वाली वाष्प निकलती है। यह यौगिक क्या हो सकता है? जो आपका दुर्गंध वाला वाष्प निकल रहा है वो क्या हो सकता है, आपसे यही पूछा गया है। तो वो जो होगा वो आपका हो सकता है एनिलीन। क्या हो सकता है? एनिलीन। तो यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तीव्रतम अम्ल कौन सा है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इन सभी में से सबसे अधिक यानी तीव्रतम अम्ल एसिड कौन सा होगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका आर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल या फिर एसिड। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा यौगिक है जो कि बहुत ही शीघ्र से नाइट्रीकृत होगा, यानी ऐसा कौन सा यौगिक है जिसका जो नाइट्रीकरण होगा ना वो बहुत ही तेज़ी गति से होगा? बेंजोइक अम्ल होगा, टालुइन होगा, फिनॉल होगा या फिर नाइट्रोबेंजीन होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी यानी फिनॉल जो है, इसका जो नाइट्रीकरण होगा या फिर नाइट्रीकृत जो होगा वो अत्यधिक शीघ्रता से होगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लगाएंगे। अगला है, फार्मेलिन में जल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ साथ तीसरा घटक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो यहाँ पर फार्मेलिन में जल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ साथ जो तीसरा घटक होता है वो आपका होता है मेथेनॉल। क्या होता है? मेथेनॉल या फिर कहें इसको मेथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि C6H5NH2 जो है वो इस अभिकर्मक की उपस्थिति में X उत्पाद दे रहा है, और जब इस X का फिर से Br2 और CH3COOH की उपस्थिति में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो Y उत्पाद मिल रहा है। इस Y का फिर से आप जब ताप देते हैं और H2O और हाइड्रोजन की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको ये Z प्राप्त हो रहा है। आपसे पूछा गया कि ये जो Z प्राप्त हो रहा है ना इतने रिएक्शन करने के बाद, वो Z आखिर है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका Z है वो आपका है पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्या है? पैरा ब्रोमो एनिलीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है TNT क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। TNT जो है इसका सूत्र जो है आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो TNT का इनमें से सूत्र कौन सा है आपको ये बताना है। तो दोस्तों TNT जो है इसका सूत्र होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटालुइन। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटालुइन। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटालुइन। इसके नाम को जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग बना हुआ है, जब इसका हम HNO3 सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 दोनों की उपस्थिति में क्या करते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब गर्म करते हैं तो क्या हो रहा है? आपको मध्यवर्ती बीच में क्या हो रहा है? आपको SN और HCl की उपस्थिति में जब आप ऊष्मा दे रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है? X जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो X वह है क्या? आपसे पूछा गया है कि जो X उत्पाद आपको प्राप्त हो रहा है ये X क्या हो सकता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एनिलीन, इसका नाम आपने सुना है, इसकी दुर्गंध जो होती है वो काफ़ी गंदी होती है या फिर इसकी जो दुर्गंध होती है काफ़ी विषैली भी आप कह सकते हैं, आपने अभी ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था। एनिलीन का जो नाइट्रीकरण करते हैं तो एसिलीकरण के बाद कराया जाता है, ऐसा क्या कारण है? एनिलीन का जब हम नाइट्रीकरण करते हैं तो इससे पहले हम इसकी एसिलीकरण करते हैं, इसके बाद ही इसका नाइट्रीकरण करते हैं, ऐसा क्या कारण है?
तो इसका दोस्तों कार्ड है, आपको हम यहाँ पे चारों ऑप्शन तो पढ़ेंगे नहीं ताकि आपका भी और मेरा भी समय बर्बाद ना हो। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी सही है। कौन कौन सा? इससे ऑक्सीकरण टाला जा सकता है। जो एनिलीन है उसका हम डायरेक्ट नाइट्रीकरण नहीं करते हैं, बल्कि पहले उसका एसिलीकरण करते हैं, फिर नाइट्रीकरण करते हैं। क्यों? ताकि हम एनिलीन में उपस्थित जो ऑक्सीकरण की क्रिया हो उसको टाला जा सके, वो क्रिया न हो सके। इसके अलावा आर्थो तथा पैरा नाइट्रो एनिलीन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, यानी अगर हम इसका पहले एसिलीकरण कर देते हैं तो एनिलीन से आपका आर्थो तथा पैरा नाइट्रो एनिलीन जो है वो अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। इसके अलावा अभिक्रिया व्यवस्थापनीय हो जाती है, यानी जब एनिलीन का ऑक्सीकरण ही नहीं होगा तो आपकी अभिक्रिया जो होगी वो और भी अच्छी होगी। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रोमीन के साथ सबसे कम क्रियाशील होता है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन अगर आपने अभी तक हमारे थ्योरी वाली क्लास को नहीं लिया है, थ्योरी की वीडियोज आपको चैनल पर विजिट करेंगे, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उस सब क्लासेस में आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि किसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, किसकी कम होती है। तो निम्न में से कौन सा ब्रोमीन के साथ सबसे कम क्रियाशील होता है? क्या एनिसोल होता है, नाइट्रोबेंजीन होता है, फिनोल होता है, या फिर क्लोरोबेंजीन होता है? तो 59 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोबेंजीन जो है वो, अगर हम उसके रिएक्शन जो है वो ब्रोमीन के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तो उसकी जो क्रियाशीलता होती है वो सबसे कम होती है। किसकी? नाइट्रोबेंजीन की। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि सब एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन ये सभी के सभी प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको PYB में मिल जाएंगे। एनिलीन की NaNO2 और HCl के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्रिया करवाकर बीटा नैप्थोल विलयन से क्रिया करने पर उपलब्ध क्या होगा? तो हमें प्राप्त होता है क्या? चमकीला लाल रंग का रंजक। ठीक है, चमकीला लाल रंजक प्राप्त होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन है जो कि अधिकतम क्षारीय प्रकृति का हो सकता है? क्या एनिलीन जो है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है? मेथिल एमीन होगा, हाइड्रोक्सिल एमीन होगा, या फिर एथिल एमीन होगा? देखिए क्षारीय प्रकृति तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है अधिकतम क्षारीय प्रकृति किसकी होगी। क्षारीय प्रकृति तो सभी की है, लेकिन अधिकतम क्षारीय प्रकृति की अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो अधिकतम क्षारीय जो प्रकृति होगी वो आपकी होगी एथिल एमीन की। किसकी होगी? एथिल एमीन की। तो इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए। 62 पूछा गया आपसे है, नाइट्रोबेंजीन एल्कोहली सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जिंक के साथ क्रिया करके क्या देगा? देखिए नाइट्रोबेंजीन जो है वो आपका एल्कोहली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है ये आपका एल्कोहल, यानी एल्कोहल, कोई एल्कोहल आप लीजिएगा। नाइट्रोबेंजीन का जब हम NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? एल्कोहल की उपस्थिति में। तो आपको जिंक के साथ जब क्रिया कर रहे हैं इसका, तो क्या मिलेगा आपको? यही पूछा गया है। तो आपको मिलेगा क्या? C6H5 NHNH C6H5, या फिर आप कह सकते हैं C6H5 N2H2 C6H5। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे जो देख रहे हैं आप वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया, आपने एनिलीन के बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एनिलीन जो है इसका यूज कहाँ करते हैं। एनिलीन जो है इसका यूज कहाँ करते हैं? एनिलीन का उपयोग कहाँ करा जाता है? ऊन के क्रिम्पिंग में, रंजक के उद्योग में, सरसों बनाने में, सरेस बनाने में, या फिर जल्दी सूखने वाली वार्निश के निर्माण में, या फिर जो वार्निश यानी जो आपके पेंट होते हैं, ठीक है, जो आप घरों में पेंट यूज करते हैं, तो उसको जल्दी जो पेंट है सूख जाए, आप पेंट करते हैं, देखते हैं ना, पेंट करने के बाद उसे 2 घंटे 2.5 घंटे या फिर दिन भर के लिए छोड़ना पड़ता है ताकि वो सूख जाए, उसको बहुत बचाना पड़ता है कहीं लग ना जाए कपड़े वपड़े में। तो देखिए जल्दी सूखने के वार्निश में उसको यूज करते हैं एनिलीन का प्रयोग हम। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा रंजक के उद्योग में। जो आपका एनिलीन है उसको हम यूज करते हैं रंजक के उद्योग में, यानी फिर रंग जहाँ बनाया जाता है उसके उद्योग में काम करते हैं। तो 63 का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए आप सभी। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनिलीन Na2 के साथ HCl की उपस्थिति में ठंडे अभिक्रिया करती है तो बनने वाले यौगिक की संरचना जो है वो क्या होती है। तो 64 नंबर क्वेश्चन जो है आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो विजिबल होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को एग्जाम में क्वेश्चन जब करने अटेम्प्ट करने जाना है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार, जी हाँ आपको पर्याप्त समय मिलता है, 2 से 3 बार जो है वो क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे।
ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको घुमा फिरा कर दिए होते हैं और क्वेश्चन में भी आंसर उसके छिपे हुए होते हैं। तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार अवश्य पढ़िएगा, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया है 65 नंबर क्वेश्चन की पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एक उदाहरण होता है, किसका उदाहरण होता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है वो किसका उदाहरण होता है? तो ये उदाहरण होता है आपका डाई एजोटीकरण का तथा युग्मन का, डाई एजोटीकरण तथा युग्मन का। डी ऑप्शन जिनका भी यहाँ पे आ रहा था वो बिल्कुल सही आंसर दे पा रहे थे। ओके, नेक्स्ट आपका है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया ठंडे नाइट्रस अम्ल से करवाने पर क्या बनता है? एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जो है इसकी अभिक्रिया जब आप ठंडे नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? दोस्तों देखिए, आप सभी ने रिएक्शन जो है, इन सभी रिएक्शन को अपनी पिछली कक्षा में यानी 12th में जब आपने पढ़ा था तो सभी के सभी रिएक्शन को आपने पढ़ा है, रिएक्शन कैसे होता है ये सब पढ़ा है, सभी के आपको फार्मूले भी पता होंगे अच्छे से। तो देखिए, हम अगर आपको हर एक क्वेश्चन को फार्मूले को बताने लगेंगे, आपको रिएक्शन बताने लगेंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। और उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को रिएक्शन तो काफ़ी अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा आपने। तो 66 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा डाई एजोनियम लवण। क्या होगा? डाई एजोनियम लवण। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ, अगला आपका है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है जल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है इससे? जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड आपका है, जब इसको हम जल यानी H2O के साथ गर्म करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? तो आपको या तो उसको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। और अगर आपके पास NCERT की बुक होगी तो यहाँ पे एक काम करेंगे, आपको NCERT की बुक होगी 12th की ना, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको हर एक, यहाँ पे ये नहीं है कि फिनॉल क्या है, एनिलीन क्या है, आपको 12th लेवल में केमिस्ट्री में क्या है ना, फिनॉल का एक चैप्टर दिया गया है, एनिलीन का एक चैप्टर दिया गया है, ठीक है, एल्कोहल का एक चैप्टर दिया गया है। तो वहाँ पर जाइए आप, जो फिनॉल है, एनिलीन है, इनके कुछ रिएक्शन होते हैं जो कि अभी कॉमन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। तो उन रिएक्शन को आप अगर अच्छे से देख लेते हैं ना, आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन उससे फंसने वाला है। अगला आपका है एनिलीन जो है वो एल्कोइल हैलाइड के साथ क्रिया करके क्या देता है? एनिलीन एल्काइल हैलाइड के साथ क्रिया करने पर क्या देता है? तो दोस्तों ये देता है आपका क्वाटरनरी अमोनियम यौगिक। क्या देता है? अमोनियम यौगिक देता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा गया है कि NaNO2 तथा HCl की बर्फ में किसके साथ क्रिया करवाकर डाई एजोटीकरण किया जा सकता है? NaNO2 आपका है तथा HCl की बर्फ में किसके साथ क्रिया करवाकर डाई एजोटीकरण किया जाता है? तो 69 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। ठीक है, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है वो फिनाल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्राप्त देता है, क्या उत्पाद में बनाता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो फिनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न करता है, आपको क्या देता है? दोस्तों याद रखिएगा, ये देता है आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या देता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ओके, तो ये आपका 70 नंबर क्वेश्चन था। 70 क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे ऐसे ही। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।